आज हम लोग जो देखेंगे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को, वो है कौन कौन से लार्ज मेम्ब्रेन प्रोटीन्स मौजूद रहते हैं उनको। जरा मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर लूं। हाँ, लार्ज मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्सेस लाइक बीपीआरसी और बीटा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, इन सबको आज हम लोग देखेंगे। तो आपको मैं दिखाता हूँ एक कुछ डायग्राम्स मैंने ऐसे आपके लिए रखे हैं यहाँ पर। अब देखिए, ये थोड़ा सा ब्लर्ड हो गया है, लेकिन ये मेम्ब्रेन में बीटा स्ट्रैंड्स है। ये जो बीटा स्ट्रैंड्स है, ये सभी बैरल की तरह दिख रहा है। अगर आप गौर करें तो सारे बैरल की तरह दिखते हैं, है ना। लगता है कि एक ऐसा करके हॉलो ट्यूब बना हुआ है। तो ये जो बीटा स्ट्रक्चर है, ये क्या, किस तरह के रोल इसके होते हैं मेम्ब्रेन में, ये क्या दायित्व निभाता है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है इसको समझने के लिए। तो अगर हम बीटा बैरल्स को देखें तो बड़ा डाइवर्सिटी दिखता है बीटा बैरल्स में। लाइक ओम्पा ए प्रोटीन इकोलाई मेम्ब्रेन में, ये रिसेप्टर फॉर वायरस होता है, 8 बीटा स्ट्रैंड्स। लाइक 12 बीटा स्ट्रैंड्स, ये ओम्पला प्रोटीन होता है इकोलाई में, ये लाइपेज की तरह काम करता है। और उसी तरह 16 बीटा स्ट्रैंड्स, ये पोरिन होता है, जो वाटर फिल्ड पोर्स होते हैं रोडोबैक्टर कैप्सुलाटा में। और 22 स्ट्रैंड्स होते हैं, उसको फेब ए है प्रोटीन इकोलाई मेम्ब्रेन में, ये आयरन के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। और ये सभी आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट में, और मेम्ब्रेन ऑफ मेनी बैक्टीरिया, ये सभी देखे जाते हैं। अब इसी क्रम में हम लोग को देखने का मौका मिल रहा है एक स्पेसिफिक प्रोटीन जो कि बैक्टीरिया में मिलता है। तो हम लोग एक एग्जांपल देखने जा रहे हैं, बैक्टीरियल फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर ये प्रोटीन है, ठीक है। लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है बीपीआरसी, बीपीआरसी प्रोटीन, ठीक है। बैक्टीरियल फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर प्रोटीन, बीपीआरसी प्रोटीन। नाम से ही पता चलता है बैक्टीरिया में मिलता है। ये कौन से बैक्टीरिया में, जो फोटोसिंथेसिस करता है। तो फोटोसिंथेसिस करने वाले, और यह रिएक्शन सेंटर का काम करता है, मतलब लाइट रिएक्शन जो होता है उसके लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में काम करता है। ओके, इसके बारे में हम लोग क्या कहते हैं, ये मल्टी कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स है। मतलब छोटा मोटा नहीं है, बहुत सारे इसमें प्रोटीन सब यूनिट्स हैं, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और इसे आराम से एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से देखा जा सकता है, कैन बी एनालाइज्ड थ्रू एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। और दो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी बहुत पुरानी टेक्निक है, लेकिन आज भी ये क्रिस्टलाइजेशन, तो आज भी ये टेक्निक जो है ये बड़ा यूज किया जाता है। अगर इस रिएक्शन सेंटर के स्ट्रक्चर को गौर करें तो ये रिएक्शन सेंटर जो है, इसके स्ट्रक्चर में बड़ा यूनिकनेस रहता है। कैसे यूनिकनेस रहता है बीपीआरसी में, देखिए ये हो गया मेम्ब्रेन, लिपिड बाइलेयर, ठीक है।
और ये हो गया आपका फोटोस्टैटिक बीपीआरसी हो गया, इसमें बोल रहे हैं बीपीआरसी, ये मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, और ये हो गया इसका एक्स्ट्रा साइटोसोलिक फेस, ECF, और ये हो गया साइटोसोलिक। अब लोगों ने इसमें 4 डोमेन बनाए। पहला डोमेन, ठीक है, दूसरा डोमेन, तीसरा डोमेन, एंड द लास्ट वन इज बाहर की तरफ है चौथा डोमेन। ये 4 डोमेन बनाए और इन चारों के बारे में जो बताया गया, नाम देकर बताया गया। बोला गया इसके बारे में, क्या बोला गया, ये साइटोक्रोम है। ठीक है, ये जो है वो L डोमेन है, नीचे वाला जो है वो M डोमेन है, और ये जो है वो H डोमेन। अर्थात साइटोक्रोम LMH, ये 4 सब यूनिट्स को बांटा गया। इसी डायग्राम बोलते हैं ये 4 सब यूनिट्स। कौन कौन से 4 सब यूनिट्स हैं इसमें? साइटोक्रोम LMH, ये 4 इसमें सब यूनिट्स हैं। ठीक है, जिसमें L और M जो है ये कोर रिएक्शन सेंटर है, कोर ऑफ रिएक्शन सेंटर। ठीक है, और साइटोक्रोम जो है ये ऑक्सीडेशन सेंटर है। और H जो है वो साइटोसोलिक डोमेन है। साइटोसोलिक, ये है इन चारों सब यूनिट का सिग्निफिकेंस। क्योंकि इनको करना क्या होता है कि जैसे ही लाइट मिलता है, जैसे ही सूरज की रोशनी मिलती है, इसको रिस्पॉन्स करना है। यह रिस्पॉन्स करने के लिए इस प्रकार से अरेंजमेंट इसमें होता है। हमें तो एक मेम्ब्रेन प्रोटीन का डिस्क्राइब करना है, क्या काम है भाई, अब तो उसका काम भी देखना पड़ेगा। अगर रोल देखें, रोल ऑफ बैक्टीरियल फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर, बीपीआरसी, सबसे पहला रोल है इसका कैप्चर लाइट एनर्जी। फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर है, इनका सबसे पहला काम होता है कि ये लाइट एनर्जी को कैप्चर करे। तो कैप्चरिंग लाइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। और दूसरा जो रोल होता है टू पंप प्रोटॉन across the membrane, across the membrane। ठीक है, मतलब कि प्रोटॉन पंप। आप सभी को फोटोसिंथेसिस अगर याद हो तो आप देखते हैं कि किसी भी फोटोसिंथेसिस में, जस्ट आपके एक रिकॉल के लिए, कोई भी फोटोसिंथेसिस होता है उसमें 2 तरह के रिएक्शंस जो है वो देखे जाते हैं। एक रिएक्शन जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। और दूसरा जो होता है वो होता है डार्क रिएक्शन। यही फोटोसिंथेसिस के 2 इंपॉर्टेंट फेजेज होते हैं। लाइट रिएक्शन क्या जनरेट करता है? तो लाइट रिएक्शन से हमें मिलता है ATP, NADPH प्लस प्रोटॉन, ये मिलता है। और वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीजन भी हमको मिलता है, ये ऑक्सीजन हम लोग ब्रीथ करते हैं।
ये तीन चीज मिलता है जिसमें कि ये दोनों जो है एटीपी और NADPH डार्क रिएक्शन में यूज करके बनाया जाता है ग्लूकोज। इसका रिडक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन। ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें पहला जो प्रोसेस है लाइट रिएक्शन, ये एक्चुअली मतलब इसके काम करने का तरीका ये है, इसमें वाटर जो होता है वो टूटता है दो हिस्से में। पहला होता है हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो बाहर निकालता है, और दूसरा होता है दो हाइड्रोजन। अब ये दो जो हाइड्रोजन होता है ये टूटता है फर्दर दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन में, और तब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वहां पर रन करता है। ये जस्ट मैंने आपको ऐसे ही एक जिस्ट बताया है। तो प्रोटॉन पंप की बहुत जरूरत पड़ती है। आप अगर अपना नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी पाथवे अगर उसमें देखें, हम लोग अपने इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में अगर देखें, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में देखें, वहां पर भी प्रोटॉन पंप होता है। ठीक है ना, वहां पर भी कॉम्प्लेक्स वन होता है। और कॉम्प्लेक्स वन क्या करता है, NADH प्लस प्रोटॉन से दो प्रोटॉन को पंप करता है ना। कॉम्प्लेक्स टू है, कॉम्प्लेक्स टू क्या करता है, ये भी FADH2 से प्रोटॉन को पंप करता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूव करता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो मेम्ब्रेन मूव, इसलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन की जब बात करते हैं तो प्रोटॉन के बिना वो बात नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों का सोर्स जो है वो हाइड्रोजन है। इस प्रकार से क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। तो ये सभी चीजें आपको थोड़ा सा जस्ट रिकॉल करवा दी है। तो यदि हम कहते हैं कि ये जो है कैप्चर करता है लाइट एनर्जी को और पंप करता है प्रोटॉन को, है? इसका इन दोनों काम से इनका यूज क्या है। तो पहला यूज है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब उपजाना, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, कई प्रकार के एनर्जी का फॉर्म को ये प्रोड्यूस करता है। दूसरा, ट्रांसड्यूसिंग एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल इनटू इंट्रासेलुलर इंट्रा सेलुलर प्लेस, मतलब सेल के बाहर से जो इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसड्यूस करना बाहर से अंदर। तो दो काम होता है, एनर्जी के फॉर्म को हार्वेस्ट करना और सिग्नल को भेजना। ये BPRC का काम होता है और ये इसका इंपॉर्टेंस होता है। मेम्ब्रेन प्रोटीन से जो क्वेश्चंस रहता है उसमें एक बड़ा हिस्सा जो होता है वो RBC मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होता है। क्योंकि जो टिपिकल एग्जांपल्स पढ़ाए गए हैं हमें, वो टिपिकल एग्जांपल्स में कौन कौन से प्रोटीन्स हैं जिनके बारे में हमें अच्छी तरह से जानकारी रखनी है। एक, स्पेक्ट्रिन। दूसरा, ग्लाइकोफोरिन। तीसरा, बैंड 3। ये तीन महत्वपूर्ण प्रोटीन्स हैं जो कि हम लोग RBC मेम्ब्रेन में पढ़ते हैं। तो तीन ये प्रोटीन हो गया, और एक तो बैक्टीरियल प्रोटीन अभी आप पढ़े हैं, BPRC, बैक्टीरियल फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर। एक ही एग्जाम्पल हो गया। तो कुछ लिमिटेड एग्जाम्पल्स है जिनको कि हमें पढ़ना होता है। तो अब हम लोग RBC मेम्ब्रेन के बारे में देखते हैं। ठीक है, RBC मेम्ब्रेन को ही क्यों पढ़ा गया। ठीक है, RBC मेम्ब्रेन या RBC बोल सकते हैं इसे, या फिर इरेथ्रोसाइट्स भी कह सकते हैं, इरेथ्रोसाइट मेम्ब्रेन। सबसे पहली बात क्या है कि अ matured RBC loses its nucleus। ठीक है,
एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स, सभी सेल ऑर्गेनेल्स यूज करता है। एंड कंटेन्स ओनली हीमोग्लोबिन, इसमें सिर्फ हीमोग्लोबिन भरा हुआ रहता है। तो पहला चीज हो गया कि इसके मेम्ब्रेन में लगातार जो चेंजेस होते हैं वो उतने नहीं होंगे जितने कि नॉर्मल सेल में होते हैं। सो मेम्ब्रेन डज नॉट चेंज, मेम्ब्रेन एक बार बन जाने के बाद चेंज नहीं करता है। और एज जो होता है वो लगभग 120 डेज का ही होता है मैमल्स में। तो मैमल्स में ये 120 डेज का इसका एज होता है। तो मेम्ब्रेन में बहुत बदलाव नहीं होता है, इसलिए हम इस मेम्ब्रेन को पढ़ सकते हैं, इससे आराम से स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक और खास बात होती है कि ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज देयर, ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज देयर। सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होता है आरबीसी सेल में मैच्योर्ड में, क्योंकि बाकी मेम्ब्रेन तो डिजेनरेट कर जाते हैं, कोई सेल ऑर्गेनेल उसमें रहता नहीं है, सेल में सिर्फ हीमोग्लोबिन रहता है। तो ये जो चीज है इसके कारण आरबीसी का मेम्ब्रेन पढ़ा जाता है। आपसे कोई भी सवाल पूछता है आप इन्हीं बिंदुओं पर उसे जवाब दें। अब एक टर्म आता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी घोस्ट। घोस्ट का मतलब तो भूत होता है। कहते हैं आरबीसी सेल को कई प्रकार से हम लोग यूज कर सकते हैं। देखिए ये एक आरबीसी सेल है और इसके चारों तरफ ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन को अगर हम लोग एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया जहां सॉल्यूट कम है सॉल्वेंट ज्यादा है, मोर वाटर लेस सॉल्यूट। जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे इसको तो आरबीसी इसकी तुलना में क्या हो जाएगा, आरबीसी जिसकी तुलना में हाइपरटोनिक हो जाएगा। हाइपरटोनिक का यहां पर का मतलब हो जाएगा लेस वाटर सॉल्यूट। इसका नतीजा क्या होगा कि वाटर जो है वो इंटर करना शुरू कर देगा सेल के अंदर, और फाइनली इसका कंक्लूजन होगा कि सेल आरबीसी सेल जो है पूरी तरह से फूल जाएगा। ठीक है, पूरी तरह से स्वेल कर जाएगा, जैसे पेट फूलता है उसी तरह से फूल जाएगा। और ये बर्स्ट भी कर सकता है, मतलब ये फट भी सकता है। अब जब ये बर्स्ट कर जाएगा, ठीक है ना, एक बार सोचो कि ये बर्स्ट कर गया ऐसे, ऐसे मेम्ब्रेन फट गया, देन व्हाट विल हैपन, अगर इसको हम वॉश करें तो लीकी घोस्ट, मतलब कि ये दिखेगा इस तरह से आरबीसी, इसका एक साइड जो है पूरी तरह से खुल जाएगा और अंदर का जो भी मटेरियल है वो लीक कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं लीकी घोस्ट। अगर इसे हम लोग धो दें, वॉश एंड रिसील कर दें, धो के फिर से इसे जोड़ दें, पूरा नीट एंड क्लीन कर दिए और इसमें सिर्फ मेम्ब्रेन है, अंदर में कुछ भी नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं सील्ड घोस्ट। और एक उपाय होता है जिसमें हम इसे डिसरप्ट करें एंड रिसील करें। कहने का मतलब है इसको खोल के पलट दें, ठीक है,
उनको थोड़ा सा आप लोग मौका दीजिए कि हम इस डायग्राम को थोड़ा और कलरफुल बना दें। चलिए ठीक। अब दो रंग होने से थोड़ा सा समझने में आसानी हो। अगर इसको डिसरप्ट करें और सील करें तो हमको इनसाइड आउट वेजाइकल मिलेगा। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े में इनसाइड आउट वेजाइकल। देखिए, अब जो अंदर का मेम्ब्रेन था वो बाहर चला गया, और जो बाहर का मेम्ब्रेन है वो अंदर चला आया। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे